होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की वीडियो नंबर 17 में आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 5, घर की सजावट या गृह सज्जा, जिसके हम आज पार्ट 2 को पढ़ेंगे, भाग 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में इसके भाग 1 को पढ़ाया जा चुका है। क्योंकि ये लेसन बहुत लंबा है, इसको 3 भागों में पढ़ाया जाएगा। तो भाग 1 मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ और आज इसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने पहले वाला भाग 1 नहीं देखा है तो आप पहले चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है लेसन नंबर 5, घर की सजावट का भाग 2। तो आज के मुख्य बिंदु हैं सजावट की शैलियाँ और विभिन्न कमरों की सजावट। इससे पहले के वीडियो में इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ाया जा चुका है। सजावट की शैलियाँ। सजावट की 3 प्रकार की शैली होती हैं। नंबर 1 परंपरागत देशी शैली, नंबर 2 विदेशी शैली, नंबर 3 मिश्रित शैली। अब हम विभिन्न कमरों की सजावट के बारे में जानेंगे। भोजन कक्ष की सजावट। मानव जीवन में भोजन ग्रहण करने का विशेष महत्व है। एक समय था जब लोग पाकशाला और रसोई घरों में बैठकर शांत भाव से भोजन ग्रहण किया करते थे। उस समय जीवन सादा होता था और सरल तथा कर्म व्यस्त होता था। आज जीवन बदल गया है। आज पाकशाला यानी रसोई घर में बैठकर भोजन ग्रहण करने की सुविधा नहीं है। आधुनिक घरों में प्राय रसोई घर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वहां बैठकर भोजन ग्रहण करना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त जीवन व्यस्त होने के कारण अनेक बार हम लोग जब स्कूल कॉलेज जा रहे होते हैं, अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, तो जूते मोजे पहने होते हैं, कोट पैंट पहने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भोजन ग्रहण करना पड़ता है। तो इस दशा में रसोई घर में बैठकर हम जूते आदि पहनकर नहीं जा सकते, तो वहाँ बैठकर भोजन नहीं किया जा सकता। इन समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए आजकल सभी लोग घरों में भोजन का अलग कमरा बनाते हैं। इस कमरे को ही भोजन का कमरा या डाइनिंग रूम कहा जाता है। भोजन के कमरा या भोजन कक्ष की जो है हम सजावट 3 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 है परंपरागत देशी शैली के द्वारा। भारतीय शैली में भोजन ग्रहण करने के लिए चौकी, पटरी, आसन आदि का उपयोग किया जाता है। ये जो हमारी भारतीय शैली है, जिसको हम देशी शैली कहते हैं, जो परंपरागत शैली है, इसमें रसोई घर में क्या करते हैं कि भोजन ग्रहण करने के लिए एक चौकी बिछी होती है। चौकी या पटरी या आसन का उपयोग करते हैं। देशी शैली में भोजन कक्ष में सुविधाजनक चौकी, पटरी, आसन की व्यवस्था की जाती है और चौकियों पर सुंदर मेजपोश बिछाते हैं। फिर भोजन करते समय वहाँ पर रेक्सीन या प्लास्टिक के कपड़े भी चौकी पर बिछा सकते हैं, जिससे कि सुंदर भी लगते हैं और आकर्षक डिजाइन के होते हैं, आकर्षक रंगों के होते हैं। और भोजन गिरने पर रेक्सीन पर यदि जो है भोजन गिरेगा तो उसको साफ करने में भी आसान होता है। दीवारों की सजावट बैठक के कमरे की अपेक्षा साधारण होती है। सिंपल दीवारें पुती हुई होती हैं इसमें देशी शैली में। भोजन कक्ष में जो है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और पानी रखने का कोई अन्य साधन भी रखा जाता है। भोजन कक्ष में प्राय रसोई जो भोजन कक्ष होता है, जो डाइनिंग रूम है, वो रसोई घर से जुड़ा होता है ताकि भोजन लाने और ले जाने में सुविधा रहे। देशी शैली में भोजन थाली और कटोरी में परोसा जाता है, इसलिए भोजन कक्ष में बर्तन रखने के लिए अलमारी भी रखी जाती है। तो ये थी हमारी भारतीय शैली के अनुसार भोजन कक्ष की सजावट। अब देख लेते हैं विदेशी शैली के द्वारा। विदेशी शैली में भोजन कक्ष में एक बड़ी मेज यानी डाइनिंग टेबल रखी होती है। उसके चारों ओर बिना हत्थे वाली 4 या 6 कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, जिसको डाइनिंग चेयर्स कहते हैं। और डाइनिंग टेबल के ऊपरी सतह पर उसके ऊपर रेक्सीन का मेज पोस्ट बिछाते हैं या शीशा या सनमाइका लगी होती है, जो कि बहुत चिकनी होती है। इसका लाभ ये होता है कि भोजन अगर गिर जाता है तो इस गिरने पर डाइनिंग टेबल को आसानी से सफलतापूर्वक सरलतापूर्वक साफ किया जा सकता है। यहीं उसके पास उसी रूम में रेफ्रिजरेटर और पानी का कोई साधन की व्यवस्था होती है और भोजन कक्ष में ही जो है इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। रसोई घर की सजावट। रसोई घर प्रत्येक घर का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ से परिवार के सभी सदस्यों और अतिथियों को भोजन की सुविधा दी जाती है। इसलिए इसका स्वच्छ होना और कीटाणु रहित और कीट पतंगों रहित होना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक घर में गृहिणी जो प्राय रसोई घर की संचालिका होती है, उसे परिवार के अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी साथ में करने होते हैं। इसलिए रसोई घर का गृहिणी के लिए होना अत्यावश्यक है। रसोई घर में धुओं व गंदे पानी के निकलने की व्यवस्था,
पानी, प्रकाश और वायु की उचित व्यवस्था, बर्तन और खाद्य पदार्थ रखने की व्यवस्था तथा व्यवस्थित प्रकार से रखे हुए यंत्र और उपकरण गृहिणी की कार्यकुशलता में वृद्धि करते हैं। गृहिणी रसोई घर की सजावट दो प्रकार की शैलियों द्वारा करती है। नंबर एक, परंपरागत देशी शैली द्वारा। इस शैली में व्यवस्थित रसोई घर में गृहिणी भोजन बनाना और बर्तन धोना ये सभी कार्य बैठकर करती है। इसमें एक और चूल्हा या अंगीठी होती है जिसका धुआं बाहर जाने के लिए रसोई घर की छत में व्यवस्था होती है, पाइप लगा होता है। रसोई घर में पानी की व्यवस्था के लिए एक नल लगा होता है। एक सुव्यवस्थित और सुसज्जित रसोई घर में नल के पास ही एक अलमारी या रैक होती है ताकि वहां पर बर्तन धोने के बाद साफ बर्तन को आराम से सुविधापूर्वक रखे जा सकें। अलमारी में सभी खाद्य पदार्थ, मिर्च, मसाले अलग अलग डिब्बों में उनके नाम की चिट लगी होती है, इस तरीके से रखे जाते हैं। रसोई घर में गंदे पानी के निकास के लिए उचित व्यवस्था होती है। विदेशी शैली द्वारा रसोई घर की सजावट। इस शैली में व्यवस्थित रसोई घर में गृहिणी भोजन बनाना, बर्तन साफ करना ये सभी कार्य खड़े होकर करती है। देशी शैली में कैसे करती है? देशी शैली में वह सभी कार्य बैठकर करती है और विदेशी शैली में ये सभी कार्य भोजन बनाना, बर्तन साफ करना आदि कार्य खड़े होकर करती है। तो ये इसका विशेष अंतर होता है। इसके लिए रसोई घर का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए और उपलब्ध स्थान अधिक होना चाहिए, अर्थात पर्याप्त स्थान होना चाहिए। रसोई घर के दरवाजे के सामने व दोनों ओर खड़े होकर कार्य करने के लिए गृहिणी के योग्य ऊंची सीमेंट के चबूतरे या टेबल लगाए जाते हैं। इस प्रकार बने ऊंचे आधार पर गैस का चूल्हा रखा जाता है और उसी आधार के नीचे गैस सिलेंडर या अलमारी के नीचे गैस सिलेंडर रखने की व्यवस्था होती है। दीवार पर लगे रैक पर चिमटा, कद्दूकस यानी बर्तन स्टैंड लगाते हैं जिसमें ये सब चीज़ें रखते हैं बर्तन। दोनों ओर लगी अलमारियों में बर्तन तथा नाम लिखे खाद्य पदार्थ या मिर्च मसाले रखे जाते हैं। इसमें जो मिर्च मसाले के डिब्बे होते हैं उन पर चिट लगाकर रखते हैं। रसोई घर में एक और बर्तन आदि धोने के लिए एक सिंक लगा होता है और सिंक के पास ही कूड़ादान रखा होता है और झाड़न या झाड़ रखी जाती है। तो इस प्रकार से विदेशी रसोई घर की सजावट जो है देशी शैली है, विदेशी शैली के द्वारा की जाती है। अब देखते हैं बैठक की सजावट। प्रत्येक व्यक्ति के घर पर किसी न किसी प्रयोजन से समय समय पर कुछ लोग मिलने के लिए अवश्य आया करते हैं। इनमें से कुछ व्यक्तियों के साथ तो घनिष्ठ मित्रता के संबंध होते हैं और कुछ के साथ केवल औपचारिक संबंध होते हैं। औपचारिक संबंध वाले व्यक्तियों को हम हर समय अपने बेडरूम, शयन कक्ष या भोजन के कमरे में नहीं बिठा सकते। उनके लिए एक बाहरी कमरे की आवश्यकता होती है। तो स्पष्ट है कि इस प्रकार के आगंतुकों के स्वागत और बिठाने के लिए एक कमरा अलग से होना चाहिए। इसी कमरे को बैठक या ड्राइंग रूम कहा जाता है। आजकल प्राय सभी घरों में ड्राइंग रूम बनाने का प्रचलन है। सभी लोग अपने घरों में एक ड्राइंग रूम अवश्य बनवाते हैं। ड्राइंग रूम में जो बाहर से लोग आते हैं उन व्यक्ति को बैठाया जाता है। सामान्य रूप से यह कमरा घर के मुख्य द्वार के निकट ही बनाया जाता है ताकि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को सुविधापूर्वक वहीं पर बैठाया जा सके। बैठक का महत्व, ड्राइंग रूम अथवा बैठक प्रत्येक घर का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों और अतिथियों का स्वागत किया जाता है। इसलिए इस कमरे की सजावट अन्य कमरों से अधिक सुरुचिपूर्ण और विवेकपूर्ण करनी चाहिए। दूसरा महत्व है, यह घर के मुख्य द्वार का निकटतम कमरा होता है। घर के अन्य कमरों में चाहे सजावट हो या ना हो, लेकिन ड्राइंग रूम को सदैव सजावट द्वारा सुरुचिपूर्ण और आकर्षक बनाया जाता है क्योंकि जो व्यक्ति आता है वो सबसे पहले इसी कमरे में आता है। तो इस कमरे को में सजावट अवश्य होनी चाहिए और इसको आकर्षक तरीके से सजाना चाहिए। नंबर 3 है, आगंतुक प्राय इसी कमरे में बैठते हैं, इसलिए इससे घर की गोपनीयता बनी रहती है। नंबर 4 है, बैठक की साज सज्जा घर के रहन सहन के स्तर एवं संस्कृति की प्रचारक होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, बाहर से आने वाला व्यक्ति बैठक में बैठता है तो वहाँ पर जो साज सज्जा कर रखी है, जैसे सजावट कर रखी है, उसको देखकर ही आपके रहन सहन का स्तर और आपकी संस्कृति का परिचय मिलता है। इसलिए बैठक में ये अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन के स्तर के अनुसार अच्छी सजावट करनी चाहिए। नंबर 5 है, बैठक की सजावट मुख्य शैलियों द्वारा पूरे घर में बैठक को रहन सहन के स्तर के अनुरूप पूर्ण रूप से सूझबूझ के साथ सजाया जाता है। बैठक की सजावट हम सबसे पहले देख लेते हैं परंपरागत देशी शैली के द्वारा। यह मूल रूप से भारतीय शैली की सजावट की पद्धति है। इसमें एक तख्त या दीवान बिछाया जाता है बैठक में और जिस पर एक सुंदर चादर बिछाई जाती है। दीवान पर मसनद या तकिए रखे जाते हैं और बैठक के आकार एवं उपलब्ध स्थान के अनुसार उन पर मूढ़े भी रखे जाते हैं। मूढ़ों पर आकर्षक गद्दियाँ रखी जाती हैं। बैठक के फर्श पर दरी बिछाई जाती है।
कमरे का जो सेंट्रल भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है, वहाँ पर दरी व कालीन बिछाया जाता है। कमरे के सिरे पर एक सुंदर अलमारी रखी जाती है। इस पर रेडियो या टीवी भी रखा जा सकता है। इसके अन्य खानों में सजावट की वस्तुएं अथवा पुस्तकें रखी जाती हैं। दीवारों की सजावट आकर्षक चित्रों द्वारा और अन्य सामग्री द्वारा की जाती है। बैठक की सजावट हम विदेशी शैली के द्वारा करेंगे तो इस शैली में दीवान व मूढ़ों के स्थान पर सोफा लगाया जाता है। कमरे के आकार और उपलब्ध स्थान के आधार पर सोफों की संख्या 2 या उससे 2 से अधिक हो सकती है। फर्श पर आवश्यकता अनुसार दरी व कालीन बिछाए जा सकते हैं और प्रत्येक सोफे के सामने एक सेंटर टेबल रखी होती है। यह सनमाइका या कांच की हो सकती है। अन्यथा इस पर अगर लकड़ी की मेज है तो उस पर कपड़े या प्लास्टिक का सुंदर कवर मेजपोश बिछाया जा सकता है। 2 छोटी मेज भी पास में रखी जा सकती हैं जिसको साइड टेबल कहा जाता है। इन पर एस्ट्रे रखी जा सकती है, पेपर आदि रखे जा सकते हैं, न्यूज़पेपर आदि। कमरे में एक और एक आकर्षक कैबिनेट टीवी रखा जाता है कैबिनेट में, और दीवारों पर साधारण अथवा तैलचित्र ऑयल पेंटिंग सजाई जाती हैं। दरवाजों एवं खिड़कियों पर आकर्षक पर्दे लगाए जा सकते हैं। पर्दों, दीवारों और अन्य सामग्रियों का चयन करते समय विरोधी रंगों और सहयोगी रंगों का ध्यान रखना चाहिए। रंगों का उपयुक्त चुनाव सजावट के आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है। तो इस तरीके से हम देशी और विदेशी शैली के द्वारा बैठक की सजावट करेंगे। बैठक की सजावट मिश्र शैली के द्वारा भी की जा सकती है। मिश्र शैली में क्या होता है कि इसमें देशी और विदेशी दोनों शैलियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि इस शैली के द्वारा अंतर्गत दीवान और सोफा दोनों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की कुर्सियों और मूढ़े दोनों को ही रखा जा सकता है। यद्यपि इस शैली में कोई अपनी मौलिकता नहीं होती है, फिर भी ये शैली अधिक लोकप्रिय और सुविधाजनक होती है। व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सोफ़ा या कुर्सियों या मेज़ का प्रयोग कर सकता है या दोनों को साथ में रख सकता है। इसीलिए इसको मिश्रित शैली कहते हैं। शयन कक्ष की सजावट। सोने के लिए अलग से कमरा एक निर्धारित किया जाता है। इस कमरे को ही शयन कक्ष कहते हैं या बेडरूम भी कहते हैं। मकान में शयन कक्ष के लिए एक ऐसे कमरे का चुनाव करना चाहिए जहां अधिक शोर आने की संभावना ना हो, जहां पर शोर ज़्यादा ना आए और जिस कमरे में से होकर आना जाना आवश्यक ना हो। मीन्स एकांत में ऐसा कमरा होना चाहिए आपका शयन कक्ष, जहाँ पर अधिक लोग का आना ज़रूरी ना हो। ऐसा ना हो कि उसी कमरे से होकर दूसरे कमरे में जाना पड़ता हो। और यहाँ पर शोर भी कम आए। जहाँ तक संभव हो बाहरी द्वार से पीछे हटकर ही शयन कक्ष होना चाहिए। शयन कक्ष हवादार होना चाहिए और साफ होना चाहिए। शयन कक्ष की सजावट विशेष रुचिपूर्वक करनी चाहिए। शयन कक्ष में सर्वाधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे कि पलंग, इन सभी को रखना चाहिए। पलंग तो शयन कक्ष में अवश्य होता ही है। पलंग अधिक से अधिक आरामदायक होना चाहिए। पलंग पर अच्छी से अच्छी चादर बिछी होनी चाहिए, सुंदर सी चादर बिछी होनी चाहिए। और पलंग के अतिरिक्त आपके बेडरूम में 1 या 2 साइड टेबल भी होनी चाहिए। इन पर पानी या दूध आदि रखे जा सकते हैं। शयन कक्ष में ही श्रृंगार मेज अर्थात आपकी ड्रेसिंग रूम टेबल भी रखी जा सकती है। श्रृंगार मेज के दर्पण पर अच्छे कपड़े का कवर डाला होना चाहिए। शयन कक्ष को सुसज्जित करने के लिए गहरे रंग के मोटे कपड़े के पर्दे लगाए जाने चाहिए। इससे मोटे पर्दे लगाने से वहाँ पर एकांत प्राप्त होगा, प्राइवेसी प्राप्त होगी तथा बाहरी धूप और चौंध आदि से भी बचा जा सकता है। शयन कक्ष में अन्य प्रकाश के अतिरिक्त नाइट बल्ब अवश्य लगा जाना चाहिए जिससे कि रात में नाइट बल्ब को जलाकर आपको आंखों में रोशनी ना लगे और नाइट बल्ब भी जलता रहे। शयन कक्ष को सुसज्जित करने के लिए कुछ कलाकृतियाँ भी रखी जा सकती हैं, जैसे सुंदर सी मूर्ति आदि भी रखी जा सकती हैं सजाने के लिए। शयन कक्ष को सुसज्जित करने के लिए कुछ आप चित्र आदि भी लगा सकते हैं। यदि इस कक्ष में केवल पति पत्नी को ही सोना हो तो कुछ रोमांटिक श्रृंगारिक चित्र और मूर्तियां भी रखी जा सकती हैं। शयन कक्ष की सजावट में कमरे में सोने वालों की रुचि का सर्वाधिक महत्व होता है। इसलिए जिस व्यक्ति के लिए शयन कक्ष सजाया जा रहा है उसकी रुचि के अनुसार ही चित्र आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसमें दिखावटी या प्रदर्शन के दृष्टिकोण से दिखाने के लिए और शो करने के लिए केवल सज्जा नहीं की जाती है। यहाँ पर अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए सज्जा की जाती है। शयन कक्ष की सजावट की प्रमुख विशेषता होती है विश्राम में सहायक होना। तो इसलिए सजावट ऐसी होनी चाहिए जिससे आराम का अनुभव हो और आपको सुविधा का अनुभव हो। पढ़ाई के कमरे की सजावट करना। पढ़ने वाले बच्चों का कमरा खुला, हवादार और प्रकाशमय होना चाहिए और यह कमरा गृहिणी के कमरे के पास होता है।
ये बच्चों के अध्ययन के लिए उपयुक्त रहता है, यहाँ पर बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं। इस कमरे की सजावट और व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें बच्चों के लिए अलग-अलग आवश्यक ऊंचाई की डेस्क व कुर्सियों की व्यवस्था की जाती है। बिजली के बल्ब, ट्यूब व टेबल लैंप द्वारा उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। समय देखने के लिए तथा सुबह उठने के लिए एक अलार्म घड़ी होनी चाहिए। दिनांक देखने के लिए कमरे में एक कैलेंडर होना चाहिए। कमरे के दरवाजे और खिड़कियों आदि पर उचित रंग के पर्दे होने चाहिए। दीवारों पर शिक्षाप्रद चित्र, बच्चों की रुचि के अनुसार प्रसिद्ध खिलाड़ियों के चित्र होने चाहिए और जो नक्शे वगैरह होते हैं, मैप्स होते हैं, वो उन मैप को लगाना चाहिए। पुस्तकों तथा स्कूल बैग रखने के लिए अलमारी की व्यवस्था होनी चाहिए। कपड़े रखने की अलमारी होनी चाहिए और सोने के लिए पलंग व बिस्तर की आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था करके कमरे की सजावट की जा सकती है। अब समय है आज के अभ्यास प्रश्न का। आज का अभ्यास प्रश्न है, सजावट की मुख्य शैलियों का वर्णन करते हुए अपनी बैठक की सजावट का वर्णन कीजिए। सजावट की जो मुख्य शैलियाँ हैं उनके बारे में बताना है और बैठक की सजावट करना है। नंबर 2 है, घर की सजावट में दरी व कालीन का क्या महत्व है? घर की सजावट में दरी व कालीन का क्या महत्व है? तो आज हमने घर की सजावट लेसन को के पार्ट 2 को यहाँ पे पढ़ा। अब कल इसका पार्ट 3 पढ़ाएंगे और पार्ट 3 पढ़ाते समय आपका लेसन पूरा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स प्रश्न नहीं है इनमें। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है जो मैंने इसमें नहीं मेंशन किया है। तो कमेंट बॉक्स प्रश्न में आप ये बताइएगा कि सजावट की कितनी शैलियाँ होती हैं? सजावट की कितनी शैलियाँ होती हैं? अर्थात शैलियों का प्रकार बताना है। इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार-बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।